नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह। आज हम लोग इंडियन पेनल कोड के बारे में देखेंगे। इंडियन पेनल कोड 1860 और यह वीडियो इंडियन पेनल कोड सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 511 लास्ट तक बनाएंगे। और यह वीडियो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं, या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ का स्टूडेंट हैं या लॉ का स्टूडेंट रहते हुए किसी लॉ से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन वह लॉ के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो एडवोकेट हैं, इंडियन पेनल कोड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं दोस्तों सेक्शन 1 से। और आप मेरा मोबाइल नंबर 9468346559 पर भी आप मैसेज दे सकते हैं और हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप कमेंट लिख सकते हैं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं, पहले इसका चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में 5 सेक्शन है, उसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल किसी भी एक्ट का उसका उद्देश्य के बारे में बोलता है। तो प्रियम्बल में क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रियम्बल में शॉर्ट में बोल रहे तो ये कहता है कि इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड ए जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows। किया है जनरल पेनल कोड है जो इंडिया के लिए बनाया गया है। और स्पेशल पेनल कोड फिर क्या होता है? स्पेशल पेनल कोड होता है जैसे पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। तो ये सब स्पेशल सब्जेक्ट पे लागू होता है, इसलिए स्पेशल एक्ट है। ये जनरल सब्जेक्ट सभी पे लागू होता है नॉर्मली, तो इसलिए ये जनरल पेनल कोड है। तो इसका प्रेम्बल क्या है कि टू प्रोवाइड ए जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया। ए जनरल मतलब सामान्य, पेनल मीन्स पनिशमेंट वाला, कोड मीन्स कानून, फॉर इंडिया। यह प्रोवाइड करता है जनरल पनिशमेंट वाला लॉ पूरे इंडिया के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है टाइटल, एक्सटेंड एंड ऑपरेशन। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो होल ऑफ इंडिया इंडियन पेनल कोड, इस टाइटल क्या है? तो इंडियन पेनल कोड है। और इसको इंडियन पेनल कोड डिटेल टाइटल बोले इंडियन पेनल कोड 8060 और एक्ट नंबर 45 ऑफ 8060। और एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इसका एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है? तो होल ऑफ इंडिया है। एक्सटेंशन में एस लगेगा। एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया है। होल ऑफ इंडिया है। कब से होल ऑफ इंडिया कब से हुआ? तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से। उससे पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। अब सेक्शन 2 है जो इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, और सेक्शन 3 एंड 4 है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। सेक्शन 2 क्या है? इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मतलब ये विद इन इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी ऑफेंस कमिटेड हो गया उसके लिए है। और विद इन इंडियन टेरिटरी क्या आता है? 12 नॉटिकल माइल्स सी कोस्ट से आगे तक भी आता है समुद्र में। और ये क्या है? एवरी सिटीजन के लिए, एवरी पर्सन के लिए, मीन्स इंडियन सिटीजन है उनके लिए भी लागू होगा, विदेशी हैं उनके लिए भी लागू होगा, फॉरेनर हैं उनके लिए भी लागू होगा। तो कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 2 में कहता है पनिशमेंट ऑफ
ऑफेंसेज कमिटेड विद इन इंडिया, इसलिए इसको बोलते हैं विद इन इंडिया, इसलिए बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है इसका ऑपरेशन कहाँ है, तो इंडिया टेरिटरी में है, इसलिए इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है इसका। तो इसमें दो केस हैं। केस से पहले देखते हैं कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल, प्रत्येक व्यक्ति लायबल होगा, चाहे इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, टू पनिशमेंट फॉर अंडर दिस कोड, इंडियन पेनल कोड उस पर लागू होगा, इंडियन पेनल कोड से वो पनिश होगा। फॉर एवरी एक्ट ऑफ मिशन कंट्रेरी टू आईपीसी, यदि आईपीसी का वो वायलेशन करेंगे तो उन पर आईपीसी लागू होगा, उनको पनिश करेगा। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर लेकिन गिल्टी होने चाहिए। इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडिया या विदेश के नागरिक कोई भी आईपीसी का वायलेट करता है, आईपीसी का उल्लंघन करता है तो आईपीसी उन पर लागू होगा और आईपीसी के तहत वो पनिश होंगे। इसमें दो केस है, एक है ली कुन ही वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2012। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्वेश्चन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसमें हुआ क्या था, हुआ था कि एक इंडियन सिटीजन था और एक फॉरेन कंपनी था, तो उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। इंडियन सिटीजन फॉरेन कंपनी को गुड सप्लाई किया और फॉरेन कंपनी को पेमेंट करना था, तो पेमेंट में उसने बिल ऑफ एक्सचेंज किया और पेमेंट हुआ नहीं। तो उसके बाद जब पैसे मांगे तो पैसे वो दिए नहीं, और जब केस किया गया तो केस वो बोला कि आईपीसी मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी मेरा है वो विदेशी कंपनी है, कंपनी मेरा है वो विदेश में स्थित है, इंडिया में है नहीं। कंपनी के स्टाफ विदेश में रहते हैं, कंपनी के स्टाफ विदेशी ऑफिसर्स विदेशी नेशनल्स हैं, और एग्रीमेंट के समय भी हमने इंडिया में नहीं आए, इसलिए आईपीसी अप्लीकेबल नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका प्ली को खारिज कर दिया, उसके इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि जो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो इंडियन सिटीजन है, और सप्लाई जो गुड का किया वो इंडिया से विदेश में भेजा गया, और जो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने भेजा वो इंडिया में भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ इंडिया में हुआ, और यहाँ से रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए जो भेजा गया रिक्वेस्ट वो इंडिया से भेजा गया, इसलिए इंडियन पेनल कोड इस पे अप्लाई होगा, आईपीसी अप्लाई होगा। दूसरा है एक केस मोहम्मद मुबारक अली अहमद का केस है। दूसरा केस है मुबारक अली अहमद। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दूसरा है मुबारक अली अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। स्टेट ऑफ बॉम्बे क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1964 में स्टेट ऑफ बॉम्बे जो गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बना था, 64 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया, उससे पहले वो स्टेट ऑफ बॉम्बे था। और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1957 का, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1957 का। तो इसमें 1964 के बाद रहता तो स्टेट ऑफ बॉम्बे नहीं रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, मुबारक अली अहमद कंपनी चलाता था जिसका नाम था अल्टस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और उसका दूसरा नाम था इफ्तियार अहमद एंड कंपनी जो कराची में स्थित था। और कंप्लेनेंट वाज ए बिजनेसमैन फ्रॉम गोवा एंड वाज डायरेक्टर ऑफ ए फर्म इन गोवा
डूइंग बिजनेस इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गोवा का बिजनेसमैन था। एट द रिलेवेंट टाइम देर वाज सेवर स्कैरसिटी ऑफ राइस की कमी थी इन गोवा। द कंप्लेनेंट वाज अकॉर्डिंगली एनेक्सेस टू इम्पोर्ट राइस अर्जेंटली टू गोवा। तो इसी समय पता चला कि कराची का ये कंपनी जो है वो राइस का सप्लाई करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाज इंटर्ड इंटू फॉर द पर्पज ऑफ राइस 2000 टन राइस at the rate of 51 pound per ton to be shipped from Goa. Accordingly, complainant paid all the amounts to the appellant through his agent. No rice was in fact shipped to the complainant and the amount was not returned to the complainant. तो इसलिए चीटिंग का उस पर आईपीसी के तहत केस किया गया। उसके बाद अपील होते होते केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो अपलेंट को इंडियन जो बिजनेसमैन था 5.5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया था और उसके बाद उसका जो यह आश्वासन मिला था कि जो जिस तरह से स्लीपर में बर्थ रिजर्व होता है उसी तरह से स्पेस रिजर्व कर दिया गया है शिप में नाव के लिए और स्टॉक रेडी है, आप पेमेंट कीजिए और यहाँ पर राइस जो है वो लोड हो जाएगा शिप पे। तो राइस तो लोड हुआ नहीं और पेमेंट कर दिया गया और राइस वहाँ गया नहीं। तो वही केस चला और उसने अपना मुबारक अली अहमद है कराची का रहने वाला या उसका कंपनी का डायरेक्टर है, तो उसने बोला कि हम कराची के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और कभी भी हम इंडिया में नहीं आए। जो कंट्रैक्ट हुआ जो भी हुआ वो पाकिस्तान से ही हुआ, जो बातचीत हुआ जो पाकिस्तान से हुआ, जो पेमेंट में लिया वो पाकिस्तान में ले गया इसलिए आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टेट ऑफ मुंबई की तरफ से बोले या इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से बोला गया कि जब कंट्रैक्ट इंटर हुआ तो मैं इंडिया में था, पेमेंट में इंडिया से भेजा, राइस इंडिया में आना था और वापस हम पेमेंट आपको वापस इंडिया से मांगे, कंट्रैक्ट का वायलेशन इंडिया में हुआ, इसलिए आईपीसी इस पर अप्लीकेबल होगा, आईपीसी अप्लाई होगा। तो यहाँ ये समझ में आता है कि पार्ट परफॉर्मेंट फॉरेन कंट्री में होगा, पार्ट परफॉर्मेंस एक्ट का, क्राइम का या एग्रीमेंट का, किसी भी चीज़ का जिससे कि क्राइम एराइज होता है, 420 हो 425 हो कुछ भी हो, तो पार्ट इंडिया में हुआ परफॉर्मेंस यूज एक्ट का, पार्ट फॉरेन कंट्री में होगा तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा और ये माना जाएगा इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। अब चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 3 ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है जो कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 4 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। सेक्शन 3 और 4 दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है और पार्ट इंडिया में हुआ, पार्ट आउटसाइड फॉरेन कंट्री में हुआ तब भी होगा इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, तो सेक्शन 2 में फॉल हो जाएगा। तो सेक्शन 3 का देखते हैं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। But which by law may be tried within India, but which by law may be tried within India। तो ये क्या है? ये भी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, टेरिटोरियल ऑपरेशन है इसका भी। अब इसमें कहता क्या है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ मतलब वो इंडियन सिटीजन होना मांगता है, इंडियन सिटीजन होना मांगता है, तभी तो इंडियन सिटीजन इंडियन लॉ से लायबल होगा। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, लेकिन
इंडिया से के बाहर जाके वो कोई ऑफेंस करता है। इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे वह इंडिया में ही कोई एक्ट करता हो, इंडियन सिटीजन हो, कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो वो उस पर आईपीसी अप्लाई होगा कि नहीं, आईपीसी के तहत वो आएगा, अप्लीकेबल होगा कि नहीं, पनिशमेंट उसको मिलेगा नहीं, तो आईपीसी उस पर अप्लाई होगा। इसका दो उदाहरण देखिए। एक तो चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट, जो इंडिया में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करता है और उसको पनिश भी करता है। लेकिन यदि कोई दो पार्टी है इंडिया से, मान लो चाइना में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन नहीं है, चाइना में जाके शादी करते हैं, चाइल्ड मैरिज होता है, और उनको इंडिया में आने पर वो दोनों को पनिशमेंट होगा। मान लो 3 साल जेल की सज़ा है तो 3 साल जेल की सज़ा होगी, और मैरिज जो है वो भी नल एंड वाइड डिक्लेयर होगा। तो इस तरह से मीन्स इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया से बाहर जाके अपराध किए तो उन पर ये आईपीसी अप्लाई होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इट वाज हेल्ड दैट ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय लोकल पुलिस इवन विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मोहम्मद साजिद वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, मोहम्मद साजिद वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला केरला हाई कोर्ट ने कहा 1895 में केरल हाई कोर्ट ने कहा, केरल हाई कोर्ट का ये फैसला है कि ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन, बाय सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय लोकल पुलिस। तो इस तरह से कि इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया जा कर के कोई अपराध किया तो वो आईपीसी उस पर लागू होगा, हालांकि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है फिर भी। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 में क्या कहता है? सेक्शन 4 में कहता है दोस्तों कि एक्सटेंट ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, extent of code means IPC to extra territorial offenses. The provision of this code apply also to any offense committed by, किस किस पे लागू होगा? तो एक देखते हैं दोस्तों, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ वीडियो चल रहा है। उसके बाद पहला क्या है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस एंड बियॉन्ड इंडिया, कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया। सेक्शन 4 क्या है? ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इसका भी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इसका भी है। तो कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन हो कहीं भी हो उस पर आईपीसी लागू होगा। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप, अब दूसरा इंडियन सिटीजन नहीं बोलता है, बोलता है एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, है ना, रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड इन इंडिया, और वो शिप या जहाज एयरक्राफ्ट वेयर एवर इट मे बी, वेयर एवर इट में
बी, चाहे हाई सी में हो या आकाश में हो, उस पर कोई भी इंडियन बैठा हो या फॉरेनर बैठा हो, उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। वो कोई अपराध करेगा तो आईपीसी के तहत उसको सज़ा मिलेगा। तीसरा बोलता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। तीसरा कहता है कि एनी पर्सन बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर भी, टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज सिचुएटेड इन इंडिया। मान लो कि इंडिया में मेरा इंटरनेट बैंकिंग इंडिया के कंप्यूटर में या एसबीआई का है या आरबीआई का है या आईसीआईसीआई बैंक का है, और उसका कि अमेरिका से या रसिया से बैठ के कोई सिटीजन कंप्यूटर हैक करके, इंटरनेट हैक करके और पैसे सारे निकाल लिए, तो अपराध हो गए। तो एनी पर्सन, विदेशी भी हो सकता है, बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज सिचुएटेड इन इंडिया, तो उन पर आईपीसी लागू होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन दे रहा है कि ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट मर्डर इन युगांडा ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी। वो युगांडा सिटीजन का भी मर्डर करता है या इंडियन सिटीजन का मर्डर करता है, किसी का भी मर्डर करता है, उसको इंडिया में लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 5 क्या है? सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन, और ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर 1 का, कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट मीन्स आईपीसी से अफेक्टेड, जैसे एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या स्पेशल एक्ट जैसे SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डॉरी प्रोविजन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट या आर्म्स एक्ट, ये सभी का पनिशमेंट का प्रोविज़न वहीं पर दिया रहेगा। आईपीसी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। या कोई लोकल लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना विधानसभा से पारित करके और सिर्फ अपने टेरिटरी में पास किया और पारित किया, कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो अपने लिए कुछ कानून लाया, तो वो अफेक्ट नहीं होगा, इंडियन पेनल कोड उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए चैप्टर 1, और हम कल देखेंगे चैप्टर 2। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक डेली वीडियो बना सकें और बहुत ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत करें ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो हमारे वीडियो से। थैंक यू दोस्तों।